नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड में हम लोग 7 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 8वां जो चैप्टर है जिसका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान, इनकी एक प्रसिद्ध कविता है झांसी की रानी, इसे हम लोग पढ़ने वाले हैं। किंतु इससे पहले हम जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जीवन परिचय जानेंगे और फिर मैं आप लोगों को ये जो पाठ परिचय ये भी आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है उनका जन्म कब हुआ, तो उनका जन्म जो है 1904 ईस्वी के अंदर हुआ है। उनका जन्म 1904 में इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में उनका जन्म हुआ है। इलाहाबाद के पास एक निहालपुर गांव है, निहालपुर नामक स्थान है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। और जब ये 13 वर्ष की थी तभी से ये काव्य कविताएं जो है लिखना आरंभ कर दिया। जब ये स्कूल जाती थी तो स्कूल आते जाते ही ये कई साधारणतः घरेलू किस्म की जो कविताएं होती थी उनको लिख लेती थी। और अगर हम बात करें, इनका विवाह जो है जो नवलपुर का जो ठाकुर लक्ष्मण सिंह थे उनके साथ इनका विवाह हुआ। और इनके पिताजी का नाम अगर बात करें तो रामनाथ सिंह, ठाकुर रामनाथ सिंह इनके पिताजी का नाम था। जब सुभद्रा कुमारी चौहान जी का विवाह हुआ तो विवाह किसके साथ हुआ? जो नवलपुर के ठाकुर थे लक्ष्मण सिंह, वो भी एक नाटककार थे, नाटक किया करते थे, उनको भी पसंद थी ये सब चीज़ें, तो उनके साथ उनका क्या हुआ, विवाह हुआ। और विवाह के बाद में सुभद्रा कुमारी चौहान जी जबलपुर में रहने लगी। कहाँ रहने लगी? जबलपुर में रहने लगी। और जब 1920-21 में गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला था उसके अंदर सुभद्रा कुमारी जो चौहान है ये और इनका जो पति है लक्ष्मण सिंह, ये दोनों ही उनमें सक्रिय रूप से भाग लेने लग गए थे। इसी वजह से इन्हें कई बार इनको जेल में जाना पड़ा। और एक तरफ अपने गृहस्थी का जो भार है जिसमें अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को पालते हुए भी ये राजनीति और साहित्य के क्षेत्र में भी अपनी सेवा देती रही। तो ये बचपन से ही बहुत दबंग किस्म की विद्रोही स्वभाव की लड़की थी। तो इसीलिए इनकी कविताओं के अंदर यानी वीर रस की कवयित्री के रूप में प्रसिद्धि मिली इनको। हिंदी साहित्य के अंदर वीर रस की एकमात्र कवयित्री है, ये हिंदी कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी। और अगर हम बात करें महादेवी वर्मा और जो सुभद्रा कुमारी चौहान है वो दोनों ही बचपन की सहेलियां हैं, दोनों अच्छी सहेलियां थी। और दोनों जो हैं एक दूसरे के काव्य कृतियों से या उनकी प्रसिद्धि से एक दूसरे को हमेशा सुख मिलता रहा है। तो इस तरीके से आप इसका जो जीवन परिचय आसानी से याद कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जो जीवन परिचय वो नोट करा देता हूँ। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लेंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय। सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय ये आप लोग याद करते रहेंगे। वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री, वीर रस की एकमात्र हिंदी कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1904 ईस्वी में प्रयाग या इलाहाबाद, आप इसको रख सकते हैं, प्रयाग भी लिख सकते हो और इलाहाबाद भी लिख सकते हो, दोनों चीज़ें एक ही है। 1904 ईस्वी में इलाहाबाद के निहालपुर, इलाहाबाद जिले के, इलाहाबाद या प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में
हुआ था। इनके पिता का नाम ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनका विवाह नवलपुर के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ सन 1919 ईस्वी में हुआ था। ये सुभद्रा कुमारी चौहान बचपन से ही काव्य प्रेमी थी, कला प्रेमी थी, एक तरह से अपन कह सकते हैं। और इन्होंने 13 वर्ष की आयु के अंदर ही अपना पहला जो कविता है वो लिख दी थी। और जो मर्यादा एक पत्रिका निकलती थी प्रयाग से, उस मर्यादा पत्रिका में जो है प्रकाशित हुई थी। तो यहाँ इस चीज़ को मैं नोट कर देता हूँ। 1913 ईस्वी में 9 वर्ष की आयु में 9 वर्ष की आयु में इनकी पहली कविता मर्यादा, पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में सुभद्रा कुंवरी के नाम से प्रकाशित हुई थी। 15 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला काव्य रच डाला। बचपन से बहुत कुशाग्र बुद्धि की थी, ठीक है। 1920-21 में चलिए ध्यान दीजिए। 1920-21 ईस्वी में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा अपने पति लक्ष्मण सिंह के साथ अनेक बार जेल जाना पड़ा। सुभद्रा जी बचपन से ही
बहुत विद्रोही स्वभाव की थी, दबंग थी, और वही उनकी कविताओं में भी झलकता है। वे देश प्रेम की भावना को एक काव्यात्मक स्वर प्रदान करने वाली कवयित्री के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। सुभद्रा जी अपने विद्यार्थी काल से ही अपने विद्यार्थी काल से ही काव्य प्रेमी एवं कविता लेखन काव्य प्रेम एवं कविता लेखन करती रही। इनकी कविताओं में देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना, इनकी कविताएं देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। ठीक, अगर हम बात करें इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में और इनकी प्रसिद्धि का आधार जो है ये झांसी की रानी कविता ही है, और इसी कविता की वजह से इनको इतनी प्रसिद्धि मिली है। तो यहाँ देखिए कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है, इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। प्रमुख रचनाएं सुभद्रा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। देखिए कौन कौन सी रचनाएं हैं। एक तो मुकुल और त्रिधारा, ये काव्य संग्रह। मुकुल और त्रिधारा इनके काव्य संग्रह हैं। सीधे साधे चित्र, सीधे साधे चित्र तथा बिखरे मोती उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। इन्हें मुकुल काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए आप लोग इसको आसानी से याद कर सकते हैं, इतना सरल तरीके से आपको बता रहा है कि वीर रस की एकमात्र हिंदी की कवयित्री हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1904 ईस्वी में इलाहाबाद या प्रयाग जिले के निहालपुर गांव में हुआ है। इनके पिताजी का नाम जो है ठाकुर रामनाथ सिंह था। इनका विवाह नवलपुर के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ सन 1919 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में जब ये 9 वर्ष की थी तो 9 वर्ष की आयु में ही इनकी पहली कविता प्रयाग से एक मर्यादा पत्रिका निकलती थी। प्रयाग से मर्यादा पत्रिका जो प्रकाशित होती थी उसमें सुभद्रा कुंवरी के नाम से ये इनकी पहली कविता जो है प्रकाशित हुई थी। और 15 वर्ष की आयु में इन्होंने पहला काव्य रच डाला था। 1920-21 में जब गांधी जी का असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था तो उसके अंदर जो सुभद्रा कुमारी चौहान है और इनके पति लक्ष्मण सिंह है, ये दोनों सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे थे, अर्थात उसमें भागीदारी निभा रहे थे, उसमें हिस्सा ले रहे थे बढ़ चढ़ करके। और यही कारण है कि इन्हें अपने पति के साथ कई बार जेल भी जाना पड़ा। सुभद्रा जी अपने विद्यार्थी काल से काव्य प्रेम एवं कविता लेखन करती रही हैं। इनकी कविताएं देश प्रेम, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं। और अगर हम प्रमुख रचनाओं के बारे में बात करें तो सुभद्रा जी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। मुकुल और त्रिधारा ये इनके काव्य संग्रहों का नाम है। सुभद्रा जी के काव्य संग्रहों के क्या नाम है तो आप ये ध्यान रख लेंगे, एक मुकुल है और दूसरे का नाम है त्रिधारा, ये इनके काव्य संग्रह हैं। सीधे साधे चित्र तथा बिखरे मोती, उन्मादिनी इनके कहानी संग्रह हैं। इन्हें मुकुल काव्य संग्रह पर शेक्सपियर पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो देखिए ये छोटा जीवन परिचय, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं कि इन्होंने ये जो कविता लिखी है झांसी की रानी, इसके अंदर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के शौर्य, उनके पराक्रम, उनके अदम्य साहस का बहुत अच्छे से उन्होंने यहाँ वर्णन किया है, इसको चित्रित किया है। तो इस कविता का जो अनुवाद है और इसका व्याख्या करने का जो पैटर्न है वो भी हम लोग पढ़ते हैं। झांसी की रानी जो शीर्षक कविता है, इसमें कवयित्री ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उनके साहस और उनके शौर्य की गाथा गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व करके निराश और हताश राजा महाराजाओं में एक आशा का संचार किया था। वह वीरता की अवतार थी और दुर्भाग्य से कि रानी 23 वर्ष की आयु में ही विधवा हो गई थी। तो ये पूरी स्टोरी मैं आप लोगों को एक बार समझा देता हूँ। और आपने सन 57 की यानी 1857 की क्रांति के बारे में भी कुछ बातें सुन रखी होगी। तो पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करूँ उससे पहले मैं आपको एक भूमिका तैयार कर देता हूँ कि ताकि आप लोग इस कविता को अच्छे से समझ जाएं। ये आप जानते ही हैं, सन 1857 ईस्वी के अंदर पहला स्वतंत्रता संग्राम हुआ था और ये इतना भीषण स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कि जो अंग्रेजी हुकूमत है वो पूरी तरह से घबरा गई थी। और जो ईस्ट इंडिया के अधीन जो शासन था वो ईस्ट इंडिया से छीन करके और ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश शासन के अधीन यहाँ भारत का जो शासन है वो आ गया था। तो उस समय ये जो लक्ष्मीबाई हैं, लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम आप जानते ही हो, मनु बोलते थे इसको, मणिकर्णिका इनका नाम है। और बचपन से ही बहुत बहादुर थी, बहुत वीर थी। इसके जो खेल थे वो हमेशा युद्ध अभ्यास वाले ही होते थे। व्यू रचना बनाना, युद्ध करना, उस व्यू को बना करके नकली लड़ाइयाँ करना और अपने साहसी और पराक्रमी गुणों की वजह से ही 23 वर्ष की आयु के अंदर ही वो विधवा हो जाती है। इनका जो विवाह है वो झांसी के राजा राव गंगाधर के साथ होता है। और आपने एक देखा होगा डलहौजी नाम का एक व्यक्ति है और डलहौजी ने क्या किया था, गोद निषेध नीति यानी उत्तराधिकारी नीति जो उनकी थी उसका उन्होंने लागू कर दी थी। इसको ऐसे समझिए कि डलहौजी के शासनकाल में यानी कि उन्होंने अपने शासनकाल के अंदर ये
नीति लागू की थी, यदि किसी राजा के कोई संतान नहीं होगी, यानी उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उनका वो राज्य जो है वो अंग्रेजी सरकार के अधीन आ जाएगा। तो इसी क्रम में जब झांसी का राजा राव गंगाधर उनका निधन होता है, तो झांसी की रानी उनकी पत्नी है, तो उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने एक पुत्र, दत्तक पुत्र जो है उन्होंने गोद भी लिया था, दामोदर, लेकिन उसको अंग्रेजी हुकूमत ने स्वीकार नहीं करा और झांसी का जो सारा राज्य है उसने हड़पने की कोशिश करी। किंतु उस समय वहाँ की जो रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उसने अपने शौर्य, अपने पराक्रम के साथ अंग्रेज़ों को चुनौती दी और उनके साथ में युद्ध किया। तो यहाँ इस कविता के अंदर सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने जो लक्ष्मीबाई हैं उन्हीं के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए और उनके अदम्य साहस, उनके शौर्य और उनके पराक्रम को यहाँ पर चित्रित किया है, वर्णित किया है। और ये सुभद्रा कुमारी जी की एक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध कविता है और इसी कविता की वजह से उन्हें भी प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। ये वीर रस की कविता है, ओज गुण इसमें है। तो इस कविता को जब पढ़ते हैं तो सुनने वाले व्यक्ति में उत्साह, जोश और वीरता की भावना का संचार होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये इसमें बार बार एक शब्द आएगा, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड के रहने वाले जो हर बोले होते हैं, यानी कि एक स्थान पर दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के और किसी राजा का गुणगान किया करते थे। हर बोले मतलब एक गाना गाने वाले, गीत गाने वाले लोग थे बुंदेलखंड के। तो उनके मुंह से हमने कई बार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के वीरता, उनके शौर्य, उनके पराक्रम का वर्णन हमने कई दफ़े सुना है। तो ये जो चैप्टर है बच्चों झांसी की रानी, इसका पाठ परिचय वापस आप समझ लीजिए कि इस कविता में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हुए उनके अदम्य साहस, शौर्य की गाथा गाई है। लक्ष्मीबाई ने सन 57 की क्रांति का नेतृत्व किया था और हमारे देश के जो निराश, हताश राजा महाराजा थे उनके अंदर एक आशा का संचार किया था। वह वीरता की अवतार थी, किंतु 23 वर्ष की आयु में क्या हो गई, वो विधवा हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज़ों ने झांसी को लावारिस मानकर उस पर अपना झंडा फहराने का प्रयास किया। लेकिन लक्ष्मीबाई ने मरते दम तक झांसी की रक्षा के लिए अंग्रेज़ों से लोहा लिया और अंत में बहादुरी के साथ लड़ती हुई वो वीर गति को प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत अच्छे जो है 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है, आपको 10th क्लास की जब पढ़ रहे हो तो वहाँ पर जो बुक है आपकी SS की, वहाँ पर भी आपको पढ़ने को मिलेगा। तो मैं डायरेक्ट इसके पदों का हिंदी अनुवाद जो है करना शुरू कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। ये जो पहला पद है इसका अनुवाद मैं कर रहा हूँ। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने ब्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए सिंहासन यानी जो शासक है या जो राजा लोग हैं वो हिल उठे, उनमें परिवर्तन आ गया, एक तरह से खलबली मच गई और राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी। राजाओं के परिवार ने क्रोध करना, अपनी बोहें तान ली थी। क्रोध करना, भ्रुकुटी ताननी मतलब क्रोध कर लिया। और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो बूढ़ा भारत क्यों किया गया है? क्योंकि अंग्रेज़ों की हुकूमत की वजह से यहाँ के जो राजा हैं, यहाँ के जो रजवाड़े हैं बिल्कुल निराश हताश हो गए थे और भारत देश एक बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। किंतु जब 1857 की क्रांति हुई, एक सैनिक
क्रांति के रूप में, एक सैनिक कार्यवाही के रूप में क्रांति का आरंभ हुआ था। और उसके बाद में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसे कई वीरों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने देश को आज़ाद करने की एक बिगुल उन्होंने बजा दिया था। तो इससे जो राजा महाराजाएं हैं उनके अंदर भी एक आशा का संचार हुआ और वो भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। उनका जो सिंहासन है वो हिल गया, परिवर्तन के लिए तैयार हो गया और उनकी ब्रुकुटी, उनकी जो भौहें हैं वो तन गई, अर्थात क्रोध करने लगा। और बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी और इस कमजोर पड़ चुके भारत के अंदर एक फिर से एक नया जोश, एक नया साहस उनमें दिखाई देने लगा। तो इस तरह से हम लोग इसका अनुवाद करते चलेंगे। तो मैं एक बार सामने बोर्ड पर लिख देता हूं ताकि आपको समझाते समय सब चीज़ें समझ में आती रहे। सिंहासन हिल उठे, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकुटी तानी, राजवंशों ने ब्रुकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में, ये क्वेश्चन आएगा कि भारत को बूढ़ा क्यों कहा गया है। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की, कि जो आज़ादी हमसे छिन गई थी, गुम हो गई थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। कि जो आज़ादी हमसे छिन गई थी उसका महत्व कितना बड़ा है, उसकी कीमत कितनी बड़ी है, ये सब लोग पहचान गए थे। और दूर फिरंगी और अंग्रेज़ों को, फिरंगी का मतलब है अंग्रेज़ लोग, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, सबने मन में ठानी थी। यानी अंग्रेज़ों को इस भारत की धरती से दूर भगाने के लिए सभी ने दृढ़ निश्चय कर लिया। और चमक उठी सन 57 में, चमक उठी सन 57 में, यानी कि 57 में 1957 का जो युद्ध हुआ था उसमें जो तलवार चमकी थी, अर्थात युद्ध किया था, वह तलवार पुरानी थी, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह, और बुंदेलखंड के रहने वाले, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। तो देखिए यहाँ जो कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने इस कविता के माध्यम से ये वर्णन किया है कि जब 1857 ईस्वी में जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, आंदोलन शुरू हो गया था, और उसी समय जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है उसने अपनी वीरता, साहस और पराक्रम का वर्णन किया था। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि अंग्रेज़ों को भगाकर देश को आज़ाद करने के लिए जो प्रथम प्रयास है, पहला प्रयास है, वो 1857 की क्रांति में एक सिपाही विद्रोह के रूप में शुरू होकर बहुत बड़ा हो गया था। अनेक देसी राजाओं ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की थी उस समय। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने ब्रुकुटी तानी थी।
तो इसकी शुरुआत आप ये कह सकते हैं कि यहाँ कवयित्री जो है ये बताती हैं कि 1857 की क्रांति का जो एक सिपाही विद्रोह के रूप में आरंभ हुआ था, वो धीरे धीरे देश के अंदर बहुत व्यापक हो गया था और इस देश के कई राजा महाराजा जो हैं अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए क्या हो गए थे, बगावत करने के लिए तैयार हो गए थे। सिंहासन हिल उठे थे, राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी और राज परिवारों ने क्रोध के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध क्रोध उनके अंदर भरा हुआ था और क्रोध से उन्होंने अपनी बोहें तान ली और बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जो भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा कर गए और कमजोर हो गया था, उस भारत में एक आशा, एक उम्मीद की नई किरण के रूप में सब लोग देखने लगे और मानो उस कमजोर पड़े हुए भारत के अंदर एक बार फिर से नया जोश आ गया हो, नया उत्साह आ गया हो, मतलब उसकी जो जवानी है वो लौट कर आ गई है। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और जो आज़ादी अंग्रेजों ने भारतीय लोगों से छीन ली थी, उस आज़ादी का महत्व उनको समझ में आने लगा और उस आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी और दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इसीलिए सबने इन अंग्रेजों को इस भारत की धरती से दूर भगाने के लिए सभी ने दृढ़ निश्चय कर लिया, अपने मन में ठान लिया। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी और 1857 की क्रांति में जो तलवार अंग्रेजों के विरुद्ध चमक उठी थी, वो तलवार कोई नई तलवार नहीं थी, वो तो बहुत पुरानी तलवार थी। जिस भारतीय गौरव को ये भारतीय लोग भूल बैठे थे, वह गौरव फिर से उनके मन में उनके अभिमान के रूप में सामने आया। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और बुंदेलखंड के हर बोलों के मुंह से, गीत गाने वाले लोगों के मुंह से हमने कई दफ़े सुना है कि इस 57 के युद्ध में एक झांसी की रानी थी जो मर्दों की तरह साहस और वीरता के साथ में अंग्रेजों के साथ में युद्ध किया था। तो यहाँ इस तरह से आप इसका अनुवाद कर लेंगे। कवयित्री ने यहाँ देश के जो अतीत का गौरव है, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध उठी क्रांति की भावना है और देसी राजाओं के संघर्ष की ओर संकेत किया है। तो यहाँ इस पद को आप लोग अच्छे से सीख गए होंगे। तो देखिए बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि जैसे कोई भी आपके सामने अगर व्याख्या आती है तो आप यहाँ सबसे पहले जो है प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ झांसी की रानी शीर्षक से लिया गया है। इसकी कवयित्री या इसके रचयिता जो है कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है और इसमें उन्होंने हमारे देश में यानी जो झांसी की रानी हुई है उनके शौर्य पराक्रम का वर्णन करते हुए और सन 1857 की क्रांति के महत्व को उन्होंने यहाँ उजागर किया है। और फिर हम लोग सीधा जो है इसका जो अनुवाद है वो करते हुए चलेंगे कि सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रुकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। तो यहाँ पर बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी, इसका क्या मतलब है आप बताएंगे। तो आपने बताना है कि जब भारत देश में अंग्रेजों ने शासन किया था तो अंग्रेजों की नीतियों की वजह से, उनके अत्याचार और शोषणों की वजह से भारत जो है आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल कमज़ोर हो गया था और भारत में एक तरह से निराशा और हताशा छा गई थी। किंतु जब 1857 की क्रांति हुई और रानी लक्ष्मीबाई जैसे राजाओं ने, वीरों ने उन अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत की, विद्रोह की, तो ऐसे लगा मानो भारत में जो कमज़ोर भारत हो गया था उसमें वापस से जो यौवन है, युवा अवस्था है, वो लौट कर आ गया है और वो साहस उनके अंदर दोबारा से दिखाई देने लगा है। और गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी है और जो आज़ादी भारतीय लोगों से छिन गई थी उसका महत्व यहाँ के लोगों को अब समझ में आने लगा था। इसीलिए वो अब पूरे साहस और हिम्मत के साथ अंग्रेज़ों का विद्रोह करने लगे, उनके खिलाफ उस बगावत की आवाज़ें उठने लगी और ये मन में ठान लिया था, मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था कि इन अंग्रेज़ों को अब इस देश से दूर भगाना है।
चमक उठी सन 57 में। वह तलवार पुरानी थी और उससे पहले तो सन 1857 में अंग्रेजों का विरोध शुरू हुआ था और इसीलिए कवयित्री ने सन 57 के विद्रोह को पुरानी तलवार का चमकना कहा है। कहने का मतलब है कि 1857 में जब क्रांति हुई थी तो उसके बाद में ये क्रांति दोबारा एक तरह से ये तलवार अब फिर से चमक गई है। ठीक, तो 1857 में जो क्रांति हुई थी उसे एक पुरानी तलवार के रूप में कहा है, किंतु अब उसे खुद उसको एक अपने राज्य की आज़ादी के लिए लड़ना पड़ रहा है। तो ये उसकी वीरता और उसके पराक्रम का यहाँ कितने अच्छे से वर्णन किया गया है। तो देखिए बच्चों, अभी आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले। आज केवल ये 2 चीज़ें आपको सीखनी है। एक तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन परिचय क्या है और साथ में ये देखना है कि ये जो पाठ है इसके अंदर किसका वर्णन पढ़ रहे हैं। सब हम जो लक्ष्मीबाई है इन्हीं के शौर्य, पराक्रम और इनकी वीरता का जो वर्णन है इस कविता में हम लोग पढ़ने वाले हैं और सभी पदों को आप ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। बहुत लंबी सी कविता है, इसलिए हो सकता है कई वीडियो बनाने पड़े, तो आप लोग पूरे वीडियो क्रम से देखते हुए चलें सीरियल वाइज, ताकि आपको ये कविता पूरे अच्छे ढंग से समझ में आती रहे। तो मिलते हैं अगली बार इस कविता को आगे बढ़ाते हुए, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।